प्राचीन काल में भारत पूरे विश्व के व्यापार का केंद्र था और कई विदेशी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। इन्होंने यहाँ बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स भी बनाए थे। तो पहले विदेशी जो भारत आए थे ट्रेड के लिए समुद्र मार्ग के जरिए, वो पोर्टुगीज थे और इन्होंने अपना बहुत सारा ट्रेड सेंटर बनाया था। तो इन्होंने बंगाल में जो अपना पहला ट्रेड सेंटर बनाया था वो उन्होंने बनाया था हुगली में। उस समय तत्कालीन बंगाल का ही हिस्सा था बिहार, और उन्होंने बिहार में जो अपना जो आज का प्रेजेंट बिहार है, यहाँ जो अपना पहला ट्रेड सेंटर बनाया था वो बनाया था पटना में, और इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय डच इन ईयर 1632, और ये अभी पटना कॉलेज का नॉर्दर्न बिल्डिंग है। अदर सेंटर्स जो यहाँ इस्टेब्लिश किए गए थे फॉरेन ट्रेड के लिए वो थे डच इन ईयर 1632 पटना में, ईस्ट इंडिया कंपनी 1657-58 पटना में, डेन्स 1774-75 पटना में। इसके अलावा फ्रेंच ने भी अपना यहाँ ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन ईयर 1599 अंडर द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ मर्चेंट नोन एज मर्चेंट एडवेंचर। इस ग्रुप के अंदर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और ये भारत आए, इन्होंने अपना बहुत सारा ट्रेड सेंटर खोला, और जो बहुत सारा ट्रेड सेंटर खोला उसमें ईस्टर्न इंडिया में भी इन्होंने बहुत सारा ट्रेड सेंटर खोला। तो उसमें जो शुरुआती इन्होंने ट्रेड सेंटर खोला ईस्टर्न इंडिया में उनके नाम हैं बालासोर उड़ीसा में, पटना बिहार में, ढाका और दूसरे प्रदेश बंगाल में। बिहार उस समय मुख्य केंद्र था व्यवसाय का, और यहाँ जो व्यवसाय किया जाता था वो किया जाता था सूती कपड़ों के लिए, शुगर के लिए, सिल्क गुड्स के लिए, ओपियम या अफीम के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण था सॉल्ट पेटर या शोरा के लिए। ये जो शोरा है ये मुख्य इंग्रेडिएंट होता था गन पाउडर के निर्माण में, और इसलिए यह बहुत मुख्य था। हम आगे भी देखेंगे कि जो सॉल्ट पेटर है जिसे हिंदी में शोरा कहते हैं, इसका जो कलेक्शन है ये किया जाता था नोनिया जाति के द्वारा, और उन्होंने बाद में नोनिया विद्रोह भी इसके। अब जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना व्यापारिक केंद्र खोल लिया था और ट्रेड सेंटर खोल लिया था, तो वो चाहते थे कि यहाँ कुछ पॉलिटिकल गेन हो जाए, कुछ एरिया वो हासिल कर लें, और इसके बहुत सारे कारण थे। कुछ कारण तो ये हैं कि वो चाहते थे कि मुग़ल जो हैं उन्हें वो किसी तरह से परेशान ना, किसी तरह से उन्हें रोके नहीं व्यापार करने में, तो कॉम्पेल मुगल्स टू अलाउ देम फ्री हैंड इन ट्रेड। और दूसरा है टू कीप राइवल यूरोपियन ट्रेडर्स आउट, और वो चाहते थे कि जो उनके कॉम्पिटिटिव यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, वो उनसे जीत सके। और टू फोर्स इंडियन टू सेल चीप एंड बाय डियर, चाहते थे कि जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, वो महंगा खरीदें और सस्ता बेचें। टू मेक इट्स ट्रेड इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिसीज़ ऑफ इंडियन पावर, और इसके अलावा वो ये भी चाहते थे कि जो इंडियन पावर है उनके पॉलिसीज़ से इंडिपेंडेंट उनका जो ट्रेड डिसीजंस है वो रहे, जो कि उनके पॉलिटिकल गेन्स से उन्हें बहुत संभव था। तो अपने इन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए उन्होंने 1686 को मुग़ल पर आक्रमण कर दिया। उन्हें ये लगा कि मुग़ल शासन तो कमज़ोर हो गई है, तो हम उस पर आक्रमण कर देते हैं तो हम जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुग़ल एम्पायर जो उस समय औरंगज़ेब के अंदर था, उसने बहुत आसानी से कंपनी के फोर्सेस को हरा दिया और उन्हें भागना पड़ा भारत छोड़कर, बंगाल छोड़कर, और उन्हें रिफ्यूजी लेने पड़े एट माउथ ऑफ रिवर गंगा। और औरंगज़ेब की जो सेना थी, जो मुग़ल सेना थी, उन्होंने उनके जो फैक्ट्रीज थे सूरत में, मसूलीपट्टनम में और विशाखापट्टनम में उन्हें सीज़ कर लिया। अब उन्हें ये पता चला कि वो तो इतने पावरफुल हुए नहीं हैं, तो हैविंग डिस्कवर्ड दैट दे आर नॉट इन मैच ऑफ पावर ऑफ मुगल्स, कि मुगल्स इतने पावरफुल नहीं हैं, तो उन्होंने फिर से माफ़ी मांग ली और बहुत आराम से मुगल्स ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। मुग़ल ने उसे इसलिए माफ़ कर दिया क्योंकि इसके कई कारण थे। पहला तो यह था कि मुग़ल के पास ये जानने का कोई उपाय नहीं था। वो नहीं जानते थे कि ये जो हार्मलेस लुकिंग ट्रेडर्स हैं ये एक दिन हमारे ही देश के लिए इतना बड़ा खतरा बन जाएंगे। मुगल्स हैव नो मीन्स ऑफ नोइंग दैट दीज हार्मलेस लुकिंग फॉरेन ट्रेडर्स वुड वन डे पोज सीरियस थ्रेट टू द नेशन। दूसरा कारण था कि फॉरेन ट्रेड कैरिड बाय द कंपनी बेनिफिटेड इंडियन आर्टिशंस एंड ट्रेडर्स। दूसरा कारण यह था कि जो ये फॉरेन ट्रेडर्स थे, ये जो व्यापार करते थे, इसकी मदद से यहाँ के जो कारीगर थे और यहाँ के जो व्यापारी थे उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। इट इनरिच्ड देयर स्टेट ट्रेजरी, और इससे जो राज्य का खजाना था वो भी भरता था। और इन सब से ऊपर भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। वो रीज़न ये है कि इंग्लिश दो वीक ऑन लैंड वेयर हैविंग नेवल सुप्रीमेसी एंड वेयर केपेबल ऑफ कम्प्लीटली
ड्यूरिंग द इंडियन ट्रेड एंड शिपिंग टू अदर कंट्रीज। हालांकि वो ज़मीन पर तो मुगल से बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन अगर हम नेवी की बात करते हैं, हम नौसेना की बात करते हैं, तो मुगल उसको लीड करते थे। मुगल उसमें बहुत फार बेटर थे जो इंडिया के पास नेवी थी, और इसलिए वो इस बात के केपेबल थे कि अगर उन्हें माफ़ी नहीं दी जाती, उन्हें फिर से ट्रेड अलाउ नहीं किया जाता, तो वो इंडिया के ट्रेड को पूरी तरह से प्रभावित कर दें, और जो हमारा ट्रेड रिलेशंस था अदर कंट्रीज के साथ, उसको वो बुरी तरह से प्रभावित कर सकते थे और बर्बाद कर सकते थे। और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिट कर दिया गया ट्रेड रिज्यूम करने के लिए, फिर से ट्रेड करने के लिए, ऑन पेइंग कॉम्पनसेशन ऑफ ₹1,50,000। मतलब है कि उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी गई 1.5 लाख का मुआवजा देकर। इसके बाद 1698 में कंपनी को ज़मींदारी मिली 3 गांवों की, जिनका नाम था सूतानाती, कैलिकटा एंड गोविंदपुर, और ये जल्दी ही डेवलप कर गया टाउन ऑफ कलकत्ता। 1717 में एम्परर फारूक सियार से कंपनी ने एक फरमान जारी करवाया था, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था। पर कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो इसका मिसयूज़ करते थे। चूँकि कंपनी के ऑफिशियल्स को प्राइवेट ट्रेड की भी अनुमति थी, वह इस फरमान का मिसयूज़ करते थे। वे अपने प्राइवेट ट्रेड के गुड को भी इस दस्तक के थ्रू पास कर लेते थे, जिससे कि रेवेन्यू का लॉस होता था बंगाल की गवर्नमेंट को। इस दस्तक में इसके अलावा कंपनी को अपने सिक्के जारी करने का भी अधिकार था। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, जब तक वहाँ मुर्शिद कुली खान का नवाब थे बंगाल के। मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां आए, और अली वर्दी खां के बाद नवाब सिराजुद्दौला आए। नवाब सिराजुद्दौला के समय अंग्रेज़ों की स्थिति भारत में मजबूत हो चली थी। साउथ इंडिया में फ्रेंच को उन्होंने हरा दिया था, और अब वो चूँकि शुरू से ही चाहते थे कि बंगाल में भी उन्हें कुछ पॉलिटिकल गेन हो जाए, तो वो चाहते थे, और वो मिसयूज़ करने लगे थे दस्तक का, जिसके लिए नवाब बार बार नवाब में और कंपनी में कन्फ्लिक्ट हो रहा था। और इसी का रिज़ल्ट हुआ, ये जो 1717 का फरमान था दस्तक जारी करने का, इस मिसयूज़ को लेकर के एक बैटल हुआ बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। हुआ ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया कोलकाता का, और साथ में जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया चंदेरी नगर का। जब नवाब, और परमिशन उन्होंने नवाब की नहीं ली, जब नवाब को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसे इंटरप्रेट किया अपने सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक, अपने इंडिपेंडेंस के ऊपर अटैक, और उन्होंने आदेश दिया दोनों को कि अपने फोर्टिफिकेशन को वो डेमोलिश कर दे। फ्रेंच तो बात मान गए, लेकिन अंग्रेज़ उनकी बात नहीं माने, और नवाब जो एनर्जेटिक थे, यंग थे, उन्होंने इसे एक्शन लिया, और उन्होंने अंग्रेज़ों के कासिम बाज़ार के फैक्ट्री को सीज कर दिया, और उसके बाद मार्च कर गए कलकत्ता की तरफ, और फोर्ट विलियम को ऑक्यूपाई कर लिया ऑन 20 जून 1756। और उसके बाद सिराज वहाँ से लौट आए, और अंग्रेज़ों को भागने दिया अपने शिप के साथ, लेकिन वो भागे नहीं, बल्कि वो लोग जा कर के अपने फुल्टा के पास अपने नेवल सुप्रीमेसी से प्रोटेक्शन लेते हुए वहाँ वो अपने हेल्प का, जो मद्रास से आने की उम्मीद थी, और उसके इंतज़ार में वो वहाँ इंतज़ार करते रहे, और फिर उनके लिए हेल्प आई भी मद्रास से, अंडर कर्नल क्लाइव एंड एडमायरल वॉटसन। और इसके बाद फिर क्लाइव और एडमायरल वॉटसन आए अपने नौसेना के साथ वहाँ से। उन्होंने फिर से कोलकाता को अपने अंदर कर लिया, सीज कर लिया। इसी बीच उन्होंने एक काम और किया कि दे ऑर्गेनाइज्ड ट्रिचरी विथ लीडिंग मैन ऑफ नवाब्स कोर्ट। उन्होंने धोखाधड़ी की, और नवाब के कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट मैन थे, जिसमें कि मुख्यतः थे मीर जाफ़र, मीर बख्शी, मानिक चंद, अमी चंद, जगत सेठ, खादिम खान, इन्हें अपनी तरफ मिला दिया और उन्हें रोक दिया युद्ध में पार्टिसिपेट करने से। और
तो इस तरह से जब कलकत्ता फिर से अंग्रेज़ों के पास चली गई तो क्लाइव ने जब उसे रीऑक्युपाई कर लिया और कंपेल कर दिया नवाब को अपनी सारी शर्तों को मानने के लिए। लेकिन पहले से ही अंग्रेज़ चाहते थे कि बंगाल में उनका कोई पॉलिटिकल गेन, और इसलिए 23 जून 1757 को एक बैटल फाइट हुआ बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कहा जाता है इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज बैटल ऑफ पलासी। यह बैटल में नवाब की बहुत स्मॉल आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। ओनली आर्मी अंडर मीर मदन एंड मोहन लाल फॉट ब्रेवली एंड वेल। और जो मोस्टली जो ट्रेचरी का नतीजा था, धोखाधड़ी का नतीजा था कि नवाब की मोस्ट ऑफ द आर्मी उसमें पार्टिसिपेट नहीं की। इस बैटल में नवाब बुरी तरह पराजित हुए। उनके करीब 500 लोग मारे गए, जबकि इंग्लिश के ओनली 29 लोग मारे गए। और बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ कि नवाब वाज फोर्स टू फ्ली, उन्हें भगाने की कोशिश की गई, उन्हें भगा दिया गया। और उसके बाद फिर जब वो भाग गए तो उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें पकड़ करके उन्हें मार दिया गया बाय मीरान, जो कि मीर जाफ़र के सन थे। और इस तरह मैटर ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, नवाब ऑफ बंगाल हार गए और शुरू हुआ जो ब्रिटिशर्स का भारत को ऑक्युपाई करने का सिलसिला। और आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया और ह्यूज अमाउंट में गिफ्ट्स के तौर पर और कॉम्पनसेशन के तौर पर वहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू वसूला। बैटल ऑफ प्लासी के बाद की जो बाकी की आगे की जो हिस्ट्री है वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।